Morning student, we will start now new topic combination of resistors. उसमें भी कंडीशन कौन सी है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशंस. अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में आपने स्टडी करना है बेटा. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी कर लिया. तो यहाँ पर मैंने कंसीडर किए हैं बेटा थ्री रेजिस्टेंस. देखिए बेटा, थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. R1 का फर्स्ट पॉइंट, R2 का फर्स्ट पॉइंट और R3 का भी फर्स्ट पॉइंट, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं एट पॉइंट ए. एंड सेकंड पॉइंट ऑफ द R1 यानी कि एंड पॉइंट ऑफ द R1, R2 एंड R3, ये तीनों कनेक्टेड है किस पॉइंट से बेटा? B पॉइंट से. किससे कनेक्टेड है आपके पास में? B पॉइंट से कनेक्टेड है. क्लियर? इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया है इन अ सर्किट. उस सर्किट में आपके पास क्या है बेटा? एक तो अमीटर है. अब अमीटर का आपको पहले ही मैंने बता दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा किससे कनेक्टेड होता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से. और अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमेशा किससे कनेक्टेड होगा? देखिए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. साथ में किससे कनेक्ट कर दिया? की. और की किस में है? ऑन की कंडीशन. जैसे ही की को ऑन किया तो इससे क्या पास होगी बेटा? करंट. तो सपोज मैंने करंट को लिखा है आई. क्लियर? अब जैसे ही आई किस पॉइंट पे पहुंचती है बेटा? ए पॉइंट पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट इट इनटू द थ्री पार्ट बिकॉज थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो तीन पार्ट में ये क्या हो जाएगी? डिवाइड. सपोज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में जो करंट की वैल्यू है कंसिडर किया है I1, सेकंड पार्ट में I2 एंड थर्ड रेजिस्टेंस I3. इट मीन्स current I is splitted at a point of A in three part. I1 in R1, I2 current passes through R2 and I3 passes through R3. क्लियर? आपको पहले से भी पता है बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई रेजिस्टेंस में, सपोज ये रेजिस्टेंस है, इसमें अगर करंट की वैल्यू I पास हो रही है तो इनके एंड्स पर डेवलप क्या होता है आपके पास? पोटेंशियल, जिसको आप VC रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स आपने करंट पास की किस में? रेजिस्टेंस में. तो डेवलप क्या होता है? पोटेंशियल. ऐसा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है. और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा है बेटा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I. जितना I की वैल्यू इंक्रीज होगी पोटेंशियल भी क्या होगा? उतना ही इंक्रीज होगा. तो ऐसा ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है. तो जैसे ही आपके पास करंट आई R1 से पास होगी तो नॉर्मल सी बात है डेवलप क्या होगा आपके पास में? पोटेंशियल डेवलप होगा. क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल. एज इट इज सेकंड में भी I2 करंट पास होगी इन R2 रेजिस्टेंस. तो यहां पर भी डेवलप क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डेवलप होगा. थर्ड केसेस में भी रेजिस्टेंस से करंट पास होगी तो पोटेंशियल डेवलप होगा. सपोज आपके पास पोटेंशियल जो आपके पास R1 में है, R2 में है, R3 है. सपोज मैंने मान लिया उसको V. रीजन, क्योंकि जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल किस पर होता है बेटा? R1 पर, R2 पर एंड R3 पर. तो तीनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस. अगर बैटरी का पोटेंशियल P है तो R3 पर क्या डेवलप होगा? V3. एज इट इज R2 पर भी क्या डेवलप होगा? V. और R1 पे भी क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल V. तो ध्यान रखिए बेटा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम. जो बैटरी का पोटेंशियल होगा एज इट इज पोटेंशियल किसका होगा बेटा? R1, R2 एंड R3 का. अब देखिए करंट इससे पास हुई, पास होके कहां पर पहुंची? इस वाले पॉइंट पर I1 करंट. एज इट इज आपके पास कितना हुआ? I2. और एज इट इज कितना हुआ? I3. किसी पार्ट का लॉस नहीं हुआ. तीनों किस पॉइंट पे पहुंचेंगे? बी पॉइंट पर. तो जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचेंगे उस कंडीशन में तीनों का क्या होगा? सम. फर्स्ट ऑफ ऑल I1, सेकंड सिचुएशन I2, थर्ड सिचुएशन I3. तो यहां पर स्प्लिट क्या हो रही है? डिफरेंट क्या है? करंट की वैल्यू डिफरेंट है. तो करंट की वैल्यू डिफरेंट है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या पढ़ा है? V इज इक्वल्स टू I इंटू ऑफ R. ऐसा ही तो पढ़ा है आपने. क्लियर? अब सिचुएशन अगर मैं I और R के बिटवीन रिलेशन निकालूं तो I और R के बिटवीन रिलेशन क्या होगा? रिलेशंस बिटवीन
आई एंड आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। क्या होगा आपके पास में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, ऐसा मान सकते हैं आप। इट मीन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है? अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। या आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो करंट की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में? इंक्रीज हो सकती है। सिंपल सी सिचुएशन से। तो इससे मीनिंग क्या समझा सकते हैं आप? इफ R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 हो तो उस कंडीशन में देन वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी आपके पास में? देखिए, I1 जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी करंट क्या होगी? सबसे कम होगी। फिर I2 और फिर आपके पास होगा I3। ये सिंपल सिचुएशन। तो करंट किस पर डिपेंड करेगा कि हाँ, करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस पे। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सपोज मैंने यहाँ लिखा है R1 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू कंपेयर टू द R2 एंड R3, तो करंट की वैल्यू आपके पास क्या होगा? कम। क्लियर? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ जनरेट किया है। अब आपने पढ़ना है इसका डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस क्या होता है इसके बारे में आप स्टडी करते। चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सीरीज कॉम्बिनेशंस में मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट। बट यहाँ पर किसकी वैल्यू डिफरेंट होगी? करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। किसकी वैल्यू डिफरेंट होगी बेटा? करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो करते हैं स्टार्ट बेटा। वी नो दैट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा है बेटा? V इज इक्वल्स टू आई इंटू ऑफ आर। ऐसा आप लोगों ने स्टडी किया है। कितने केसेस है? 3 केसेस है। तो आप इसको क्लासीफाई कर लीजिए 3 केसेस में। तो क्लासीफाई कर लिया आपने 3 केसेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। इसको मैंने लिख दिया केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। क्लियर? मैंने पहले ही बोला है पोटेंशियल की वैल्यू इसमें क्या होती है? सेम। क्योंकि बैटरी के हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है एंड ऑफ द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तो पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या रहेगा? सेम। बट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? डिफरेंट। तो आप यहां कैसे लिख सकते हैं? इन केस ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस में पोटेंशियल की वैल्यू सेम, करंट की वैल्यू डिफरेंट, जिसे आपने लिखा है I1 और साथ में आपके पास R1। एज इट इज V इज इक्वल्स टू I2 और साथ में R2। एज इट इज V इज इक्वल्स टू I3 और R3। क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होती है? सेम। और डिफरेंट क्या होगी है बेटा आपके पास में? वैल्यू ऑफ द करंट। क्लियर? अब आप देखिए बेटा, इससे मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो I1 की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन R1। I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। सेम सिचुएशन I3 is equals to V upon R3. That is equation number first, second and third. ठीक है? ये आपके पास इक्वेशंस आंसर की करंट की। नेक्स्ट सिचुएशंस, अगर मैं टोटल करंट की बात करूं बेटा, टोटल करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट तो करंट की वैल्यू कितनी है बेटा? I। तो I इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा? I इज इक्वल्स टू होगा बेटा आपके पास में I1 प्लस I2 प्लस I3। रीजन इसका क्या है? क्योंकि 3 पार्ट में आपके पास डिवाइड हो गया। सपोज अगर 4 होता तो I4 भी लिख सकते थे उसमें, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है आपके पास में? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पे। अब इसको इक्वेशन नंबर बोल दिया मैंने 4। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो क्या लिखेंगे बेटा? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर दी गई। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपके पास में? V अपॉन R1 एज इट इज V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। वैल्यू पुट कर दिया। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? V कॉमन निकल रहा है बेटा।
तो V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सिचुएशन क्रिएट हुई। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, I/V इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब देखिए, आप अभी तक तो आपने किसके बारे में पढ़ा है बेटा, इंडिविजुअल। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। क्लियर। वी नो दैट ओम्स लॉ आपके जानते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। क्लियर। अगर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा बेटा, V इज इक्वल्स टू IRP। क्लियर। तो आरपी का मीनिंग क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो मैं क्या लिखना चाहूंगा, देखिए बेटा, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the parallel combination is RP, then तो मैं यहां से क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, मुझे तो I/V की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो I/V की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स टू I/V। इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, तो 5 और 6 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशंस। क्लियर। अब इससे मीनिंग क्या निकलता है, आपके पास क्या होगा, देखो, सम ऑफ द, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे मीनिंग क्या निकलेगा उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस is equal to the reciprocal of equivalent resistance। क्लियर। तो ये सिचुएशंस आपके पास क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। इसमें एक स्पेशल केस और जनरेट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं, यानी कि आपके पास R1 से लेकर आपके पास R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, ऐसे करके कहाँ तक है बेटा, Rn रेजिस्टेंस है। और सब के सब क्या है, आपस में इक्वल है। सब क्या है, आपस में इक्वल है, और इनकी वैल्यू आप मान लिया आपने N R। क्लियर। तो उस कंडीशंस में आप फॉर्मूला क्या जनरेट करेंगे, देन 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और एज इट इज कहाँ तक चलता जाएगा बेटा, 1/Rn। सबकी वैल्यू क्या है आपके पास R, तो क्या लिख सकते हैं, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R, अगेन 1/R, अगेन 1/R, अप टू 1/R। इसका मीनिंग कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो RP इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा, N/R लिख सकते हैं। क्लियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पर RP की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, RP की, तो क्या होगा, R/N। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होगा बेटा, R/N होगा आपके पास। क्लियर। इससे मीनिंग क्या निकलता है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस of each resistor,
each register each register अपॉन नंबर ऑफ रजिस्टर्स. तो आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स. क्लियर. ये आपके पास पूरा प्रूफ होता है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा. हाँ, एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, आपके घरों के अंदर जो आपके हाउस है या होम है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हमेशा किस में कनेक्टेड होते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में. आप पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होंगे तो इससे मीनिंग क्या निकलेगा कि पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वैल्यू लिख देते हैं. वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपके पास में, सेम. क्लियर. क्योंकि रीजन क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या रहती है आपके पास में, सेम. अगर सपोज ऐसा बोला जाए कि इनमें से एक भी वैल्यू आपके पास क्या हो जाए, या हो सकता है कि R1 आपके पास किसी भी रीजन से ब्रेक हो जाए. क्लियर. ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो नॉर्मल सी बात है, करंट पास नहीं होगा. करंट पास नहीं होगा तो ये किस में हो जाएगा बेटा, फर्स्ट केस ऑफ में. लेकिन सेकंड करंट तो इसमें से पास हो रही, थर्ड करंट भी इसमें से पास हो रही. तो इससे मीनिंग क्या निकलता है कि अगर आपके घर के अंदर किसी भी ट्यूबलाइट, फैन या XYZ कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या XYZ फैन आपके पास खराब होता है, तो उस कंडीशन में अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो एज इट इज क्या करते हैं, रन करते हैं. तो इससे मीनिंग क्या निकल सकता है, क्या लिख सकते हैं, इफ एनी वन ऑफ if any one of the electric device connected in parallel does not work, then the working of other device will not be affected. क्लियर. तो अगर कोई भी डिवाइस अगर आपके पास खराब होता है तो दूसरे डिवाइस आपके पास एज इट इज क्या रहते हैं बेटा, वर्किंग में रहते हैं. तो सारे घर के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स है, आपके ऑफिसेज वगैरह है, उन सब में हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बेटा. थैंक यू.